नमस्कार। आज के सत्र में हम गोता लगा रहे हैं मशीन लर्निंग की दुनिया के एक बेहद जरूरी पहलू में, जिसे कहते हैं रिग्रेशन ट्रेनिंग। नमस्कार। हमारी ये चर्चा आधारित है श्रोता द्वारा साझा किए गए माइक्रोसॉफ्ट लर्न के दस्तावेजों पर। और हमारा मिशन ये समझना कि मशीनें संख्याओं का अनुमान लगाना कैसे सीखती हैं, जैसे कल कितनी बिक्री होगी या मौसम कैसा रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि इसे न सिर्फ आसान बनाएं, बल्कि ये भी दिखाएं कि ये प्रक्रिया आज की तकनीक में इतनी शक्तिशाली क्यों है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बेहद अहम है क्योंकि यही प्रक्रिया अनगिनत जगहों पर इस्तेमाल होती है। अच्छा। हाँ, चाहे वो ऑनलाइन रिटेलर हो जो अपनी अगली तिमाही की बिक्री का अनुमान लगा रहे हो, या वित्तीय विश्लेषक जो स्टॉक की कीमतों के रुझान को समझने की कोशिश कर रहे हो। असल में ये समझना कि मशीनें भविष्यवाणी कैसे करती हैं, हमें एआई की क्षमताओं और सीमाओं दोनों को बेहतर ढंग से जानने में मदद करता है। सही कहा। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये रिग्रेशन मॉडल आखिर हैं क्या? स्रोत कहता है कि ये संख्यात्मक लेबल का अनुमान लगाते हैं। क्या आप इसे और सरल शब्दों में बांध सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि आपके पास कुछ जानकारी है जिन्हें हम फीचर्स कहते हैं, जैसे किसी दिन का तापमान या किसी घर का साइज। ठीक है। रिग्रेशन मॉडल का काम है इन फीचर्स के आधार पर एक संख्यात्मक मान यानी एक नंबर का अनुमान लगाना। जैसे तापमान के आधार पर आइसक्रीम की बिक्री का अनुमान लगाना, या घर के साइज पर कीमत। हाँ, या घर के साइज के आधार पर उसकी कीमत का अनुमान लगाना। बिल्कुल। अच्छा, तो ये क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से अलग है, जहां हम चीजों को श्रेणियों में डालते हैं, जैसे ये ईमेल स्पैम है या ये तस्वीर एक बिल्ली की है। बिल्कुल सही। क्लासिफिकेशन श्रेणियों का अनुमान लगाता है, बिल्ली, कुत्ता, स्पैम, नॉट स्पैम। जबकि रिग्रेशन एक सतत संख्यात्मक मान, जैसे बिक्री की संख्या, कीमत, तापमान, इनका अनुमान लगाता है। ओके। यानी दोहराव वाली प्रक्रिया है। ये सुनने में ऐसा लगता है कि इसमें कई चरण शामिल होंगे। हाँ, ये दोहराव वाली प्रक्रिया जरूर है और इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले, जैसा कि स्रोत बताता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग यानी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के दायरे में रखते हैं। पर्यवेक्षित यानी सुपरवाइज्ड, इसका क्या मतलब है यहाँ? पर्यवेक्षित का मतलब है कि हम मशीन को न सिर्फ उदाहरण मतलब फीचर्स दिखाते हैं, हाँ, बल्कि उनके सही उत्तर यानी लेबल भी बताते हैं। जैसे हम उसे बताते हैं कि इस तापमान पर इतनी आइसक्रीम बिकी थी। मशीन इन उदाहरणों और उनके जवाबों से सीखती है। अच्छा, जैसे स्कूल में सिखाते हैं। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो इसी सुपरवाइज्ड लर्निंग में ट्रेनिंग के मुख्य 4 चरण होते हैं। 4 चरण, ओके। से पिछले कई दिनों के तापमान और आइसक्रीम बिक्री के आंकड़े, उसे हम बेतरतीब ढंग से 2 हिस्सों में बांट देते हैं। 2 हिस्सों में? हाँ, एक बड़ा हिस्सा अक्सर 70-80% मॉडल को सिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हम ट्रेनिंग सेट कहते हैं। और दूसरा हिस्सा, उसे क्यों अलग रखते हैं? मतलब सारा डेटा सिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि मॉडल ज्यादा सीखे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हमें लगता है कि ज्यादा डेटा मतलब बेहतर सीखना, लेकिन हमें ये भी तो जानना है कि हमारा मॉडल असल दुनिया में कैसा प्रदर्शन करेगा, उन स्थितियों में जो उसने पहले नहीं देखी। हाँ, ये बात तो है। इसलिए हम डेटा का एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 20-30%, बचाकर रखते हैं। इसे वैलिडेशन सेट या टेस्ट सेट कहते हैं। तो ये मॉडल की परीक्षा है? हाँ, एक तरह की अंतिम परीक्षा। एक निष्पक्ष जज की तरह काम करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मॉडल ने सिर्फ जवाब रटे नहीं है, बल्कि पैटर्न को समझा है। समझ गया। दूसरा चरण है ट्रेनिंग। यहाँ हम ट्रेनिंग सेट का उपयोग करते हैं। हम एक उपयुक्त एल्गोरिथम चुनते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ। और उसे ट्रेनिंग डेटा देते हैं। एल्गोरिथम इस डेटा में फीचर्स और लेबल के बीच के रिश्ते को, पैटर्न को सीखने की कोशिश करता है। ओके, पैटर्न सीखना। तीसरा चरण है वैलिडेशन। अब बारी आती है उस बचाए हुए वैलिडेशन सेट की। परीक्षा का समय। हाँ, हम अपने प्रशिक्षित मॉडल को इस सेट के फीचर्स दिखाते हैं जिनके सही लेबल मॉडल ने पहले नहीं देखे हैं, और उसे लेबल का अनुमान लगाने को कहते हैं। और फिर चौथा चरण? चौथा और अंतिम चरण है मूल्यांकन। यहाँ हम मॉडल द्वारा अनुमानित लेबल्स की तुलना वैलिडेशन सेट के वास्तविक ज्ञात लेबल्स से करते हैं। कितना अंतर है?
बिल्कुल। कितना अंतर है? क्या मॉडल करीब करीब सही अनुमान लगा पाया? इसी अंतर के आधार पर हम कुछ मैट्रिक्स की गणना करते हैं जो हमें बताते हैं कि मॉडल कितना सटीक या भरोसेमंद है। अच्छा, तो ये 4 चरण स्प्लिट, ट्रेन, वैलिडेट, इवैल्यूएट एक साइकिल की तरह है। और आपने कहा था ये प्रक्रिया दोहराव वाली है। हाँ, क्योंकि पहली बार में शायद हमें सबसे अच्छा मॉडल ना मिले। ऐसा क्यों? कई कारण हो सकते हैं। शायद डेटा काफी नॉइजी हो या हमने सही एल्गोरिदम न चुना हो, इसलिए डेटा वैज्ञानिक अक्सर इस पूरी प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं। वे अलग अलग एल्गोरिदम आजमा सकते हैं, फीचर्स को बदलने की कोशिश कर सकते हैं या एल्गोरिदम की सेटिंग्स में फेरबदल कर सकते हैं, अच्छा, जब तक कि उन्हें ऐसा मॉडल न मिल जाए जिसके मूल्यांकन के नतीजे संतोषजनक हों। ये प्रक्रिया तो समझ आ गई। स्रोत में इसे समझाने के लिए आइसक्रीम की बिक्री का एक उदाहरण दिया गया है जो मुझे लगता है काफी मददगार साबित होगा। हाँ, बिल्कुल। इसमें फीचर तापमान X है और लेबल बिक्री Y। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है क्योंकि ये समझने में आसान है। स्रोत हमें कुछ ऐतिहासिक डेटा दिखाता है, जैसे जिस दिन तापमान 51 डिग्री फ़ारेनहाइट था, एक आइसक्रीम बिकी, 67 डिग्री पर 14, 81 डिग्री पर 30 और इसी तरह। ये हमारा शुरुआती डेटा है। तो मॉडल ट्रेन करने के लिए स्रोत के अनुसार पहले इस डेटा को ट्रेनिंग और वैलिडेशन सेट में बांटा गया। फिर ट्रेनिंग वाले डेटा पॉइंट्स मतलब तापमान और बिक्री को एक ग्राफ पर दिखाया गया। बिल्कुल। ग्राफ पर देखने से अक्सर पैटर्न उभर कर सामने आते हैं। स्रोत के अनुसार फिर लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया। लीनियर रिग्रेशन। हाँ, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एल्गोरिदम इन डेटा पॉइंट्स के बीच से गुजरने वाली एक सीधी रेखा, एक लीनियर लाइन खोजने की कोशिश करता है। सीधी रेखा? हाँ, और यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। ये कोई भी सीधी रेखा नहीं होती। एल्गोरिदम वो रेखा ढूंढता है जो सभी ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स के सबसे करीब हो। सबसे करीब मतलब रेखा और बिंदुओं के बीच की औसत दूरी कम से कम हो। इसे बेस्ट फिट लाइन कहते हैं। अच्छा, बेस्ट फिट लाइन। और स्रोत के मुताबिक इस आइसक्रीम वाले उदाहरण में एल्गोरिथम ने जो सबसे अच्छी रेखा ढूंढी वो एक गणितीय फंक्शन बन गई। fx बराबर x 50। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मॉडल ने ये सीखा कि तापमान x और आइसक्रीम बिक्री y के बीच एक सीधा संबंध है, जिसे इस फॉर्मूले से दर्शाया जा सकता है। सीधा सीधा हिसाब। हाँ, इस मॉडल के लिए अब अगर हमें किसी आने वाले दिन का अनुमानित तापमान पता हो, मान लीजिए 77 डिग्री, तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके बिक्री का अनुमान लगा सकते हैं। मॉडल कहेगा बिक्री y बराबर 77, 50 बराबर 27 आइसक्रीम। वाह! तो ये जो समीकरण है fx बराबर x 50, यही हमारा प्रशिक्षित मॉडल है। एकदम सही। ये सरल समीकरण ही हमारा प्रशिक्षित रिग्रेशन मॉडल है। हमने इसे ट्रेनिंग डेटा का उपयोग करके बनाया है और अब हम इसका उपयोग नए अनदेखे तापमानों के लिए बिक्री का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन सवाल वही है, ये मॉडल कितना अच्छा है? क्या ये वाकई भरोसेमंद अनुमान लगा रहा है? यहीं पर शायद वो बचाया हुआ वैलिडेशन डेटा काम आता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। अब हम उस वैलिडेशन डेटा का उपयोग करेंगे जिसे मॉडल ने ट्रेनिंग के दौरान नहीं देखा था। ओके। हमें इस डेटा के लिए वास्तविक बिक्री आंकड़े y पता है। हम इस वैलिडेशन सेट के तापमान x मानों को अपने मॉडल f of x इज इक्वल टू x माइनस 50 में एक एक करके डालते हैं और बिक्री, जिसे हम y हैट या y हैट कहते हैं, यानी अनुमानित मान, उसका अनुमान लगाते हैं। y हैट, ठीक है। फिर हम हर अनुमानित बिक्री y हैट की तुलना उस दिन की वास्तविक बिक्री y से करते हैं और जैसा कि स्रोत दिखाता है, अनुमान और वास्तविकता में अक्सर कुछ अंतर या कह लीजिए त्रुटि, एरर होती है। गलतियां तो होंगी ही। हाँ, जरूर। उदाहरण के लिए वैलिडेशन सेट में एक दिन तापमान 52 डिग्री था और असल में 20 आइसक्रीम बिकी थी, पर हमारे मॉडल 52-50 ने 2 आइसक्रीम का अनुमान लगाया। अच्छा, 2 की गलती। हाँ, यहाँ 2 की त्रुटि हुई। एक और दिन 70 डिग्री पर वास्तविक बिक्री 23 थी, पर मॉडल ने 70-50 का अनुमान लगाया। यहाँ 3 की त्रुटि हुई। समझ गया। तो मॉडल परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ गलतियां हैं, लेकिन इन गलतियों को समग्र रूप से कैसे मापें? कैसे तय करें कि मॉडल अच्छा है या बुरा?
स्रोत कुछ मैट्रिक्स का जिक्र करता है, MAE, MSE और RMSE और R²। ये क्या हैं और ये कैसे मदद करते हैं? बेहतरीन सवाल। ये मैट्रिक्स हमें मॉडल की त्रुटियों को संख्यात्मक रूप देने के तरीके हैं, ताकि हम अलग-अलग मॉडलों की तुलना कर सकें या समझ सकें कि हमारा मॉडल कितना सटीक है। हर मैट्रिक त्रुटि को थोड़े अलग नजरिए से देखता है। अलग नजरिए से? हाँ, पहला है मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब है औसत निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष मतलब? निरपेक्ष मतलब हम सिर्फ गलती के आकार को देखते हैं, ये नहीं कि अनुमान ज्यादा था या कम। मतलब +2 की गलती और -2 की गलती दोनों को 2 ही माना जाएगा। ओके, हाँ। वैलिडेशन सेट पर हुई हर एक त्रुटि, जैसे हमारे उदाहरण में 2, 3, 3, 1, 2 और 3 आइसक्रीम की गलतियां थीं। हाँ। उनका निरपेक्ष मान लेते हैं, जो यहाँ वही रहेगा क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं, और फिर उन सभी का औसत निकाल लेते हैं। स्रोत के उदाहरण में इनका औसत MAE 2.33 आता है। 2.33। हाँ, ये मैट्रिक बहुत सीधा और समझने में आसान है। औसतन हमारा मॉडल लगभग 2.33 आइसक्रीम से चूक रहा है। ठीक। MAE तो सीधा सीधा औसत गलती बताता है, तो फिर हमें MSE जैसी चीज की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर MSE यानी मीन स्क्वायर्ड एरर आता है। ये त्रुटियों के वर्गों का औसत है। वर्गों का औसत, स्क्वायर। हाँ, यानी हम हर गलती 2, 3, 3, 1, 2, 3 का पहले वर्ग यानी स्क्वायर करते हैं, तो ये हो गया 49949। अच्छा। और फिर इन वर्गों का औसत निकालते हैं। उदाहरण में ये 366 = 6 आया। 6? हाँ। लेकिन ये 6 क्या है? 6 आइसक्रीम? नहीं, यही थोड़ा ध्यान देना है। वर्ग करने का एक बड़ा प्रभाव ये होता है कि ये बड़ी त्रुटियों को बहुत ज्यादा वजन देता है। ज्यादा वजन? हाँ, देखिए, 3 की त्रुटि का वर्ग 9 होता है, जबकि 1 की त्रुटि का वर्ग 1 ही रहता है। तो अगर आपका मॉडल कभी कभार बहुत बड़ी गलती करता है, तो MSE उसे ज्यादा उजागर करेगा। अच्छा, तो बड़ी गलतियों को पकड़ता है। हाँ, हालांकि MSE का मान जैसे 6 सीधे तौर पर आइसक्रीम की संख्या में नहीं होता। ये स्क्वायर्ड आइसक्रीम जैसी यूनिट में होता है, जिसकी सीधी व्याख्या थोड़ी मुश्किल है। हाँ, ये तो है। तो फिर RMSE RMSE यानी रूट मीन स्क्वायर्ड एरर इसी समस्या का हल है। यह बस MSE का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट है। अच्छा, MSE का रूट। हाँ, हमारे आइसक्रीम उदाहरण में MSE 6 था, तो RMSE √6 = 2.45 होगा। 2.45 आइसक्रीम। बिल्कुल। वर्गमूल लेने से हम वापस उसी इकाई में आ जाते हैं जिसमें हमारा लेबल था, यानी आइसक्रीम की संख्या। तो हम कह सकते हैं कि मॉडल की त्रुटि का RMSE मान 2.45 आइसक्रीम है। ओके। ये MAE की तरह ही व्याख्या करने योग्य है, लेकिन इसमें MSE की तरह बड़ी त्रुटियों को ज्यादा वजन देने का गुण भी शामिल है। इसलिए RMSE अक्सर बहुत लोकप्रिय मैट्रिक है। तो MAE और RMSE दोनों उपयोगी हैं। RMSE बड़ी गलतियों पर ज्यादा ध्यान देता है। सही। MAE, MSE, RMSE ये तीनों त्रुटि को मापते हैं, लेकिन R² कुछ अलग लगता है। स्रोत कहता है ये 0 और 1 के बीच होता है। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R² या R2 थोड़ा अलग है। ये त्रुटि बताने के बजाय ये बताता है कि हमारा मॉडल, जो इस केस में सिर्फ तापमान पर आधारित है, बिक्री में होने वाले उतार चढ़ाव, मतलब वेरिएंस को कितनी अच्छी तरह समझा पाता है। कितना समझा पाता है? हाँ, मान लीजिए बिक्री कभी 0 है, कभी 30। इसमें काफी उतार चढ़ाव है, वेरिएंस है। R2 ये मापता है कि इस उतार चढ़ाव का कितना प्रतिशत हिस्सा हमारे मॉडल के फीचर यानी तापमान द्वारा समझाया जा सकता है, बनाम कितना हिस्सा अन्य अज्ञात कारकों या सिर्फ शोर यानी नॉइस के कारण है। अच्छा। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। 1 का मतलब है मॉडल सारे उतार चढ़ाव को समझा पा रहा है, जो असल में कभी नहीं होता। नामुमकिन है। और 0 का मतलब है मॉडल कुछ भी नहीं समझा पा रहा। स्रोत के उदाहरण में R2 का मान 0.95 था। 0.95, ये तो 1 के बहुत करीब है। हाँ, जो बहुत अच्छा माना जाता है। ये दर्शाता है कि तापमान बदलने से बिक्री क्यों बदल रही है, इसका काफी बड़ा हिस्सा हमारा मॉडल समझाने में सक्षम है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, R2 हमें बताता है कि हमारे चुने हुए फीचर्स, इस केस में सिर्फ तापमान, असल में परिणाम को प्रभावित करने में कितने प्रासंगिक हैं। वाह,
तो ये मैट्रिक्स हमें मॉडल की कमियों और ताकतों को अलग अलग कोणों से देखने में मदद करते हैं। एमएई औसत गलती बताता है, आरएमएसई भी औसत गलती बताता है लेकिन बड़ी गलतियों पर जोर देता है, और R2 बताता है कि मॉडल कितना व्याख्यात्मक है। ये जानना वाकई उपयोगी है। बिल्कुल। तो मान लीजिए हमने मॉडल बनाया, उसे वैलिडेट किया और ये सारे मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिए। क्या अब काम खत्म? स्रोत कहता है कि डेटा वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो इसका असल मतलब क्या है मैदान में? बिल्कुल सही। यहाँ इटरेटिव यानी दोहराव वाली बात फिर से सामने आती है। एक बार मॉडल बनाने और मूल्यांकन करने से काम खत्म नहीं होता। अच्छा। जैसा कि स्रोत स्पष्ट करता है, ये एक सतत प्रक्रिया है। डेटा वैज्ञानिक अक्सर पाते हैं कि पहला मॉडल शायद उतना अच्छा नहीं है जितना हो सकता है, या शायद वे और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ संभव मॉडल खोजने के लिए बार बार ट्रेन और मूल्यांकन करते हैं। हर पुनरावृत्ति मतलब हर इटरेशन में वे कुछ बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि? पहला, फीचर इंजीनियरिंग और चयन। क्या सिर्फ तापमान ही काफी है? शायद नहीं। शायद हमें वीकेंड है या नहीं ये फीचर भी जोड़ना चाहिए, या बारिश हुई या नहीं, है ना? हाँ, बिल्कुल। कौन से फीचर्स को शामिल करना है और क्या उन्हें किसी तरह बदलना यानी ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे तापमान को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना या उसका लॉग लेना, ताकि वे मॉडल के लिए ज़्यादा उपयोगी हों। ये सब फीचर इंजीनियरिंग का हिस्सा है। काफी काम है इसमें तो। हाँ। दूसरा, एल्गोरिथम चयन। हमने लीनियर रिग्रेशन का उदाहरण देखा, जो एक सीधी रेखा फिट करता है। हाँ। लेकिन क्या हो अगर डेटा का पैटर्न टेढ़ा मेढ़ा हो? तब शायद दूसरे ज्यादा जटिल रिग्रेशन एल्गोरिथम बेहतर काम करें, जैसे डिसीजन ट्री रिग्रेशन या सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। अच्छा, और भी तरीके हैं? बहुत सारे। और तीसरा, एल्गोरिथम पैरामीटर हाइपर पैरामीटर्स ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर्स? ये क्या है? ये वो सेटिंग्स होती हैं जिन्हें हम मॉडल ट्रेनिंग शुरू करने से पहले तय करते हैं, और ये एल्गोरिदम के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। उदाहरण, जैसे एक एल्गोरिदम में हम तय कर सकते हैं कि वो डेटा के प्रति कितना संवेदनशील हो या कितना जटिल पैटर्न सीखे। इन हाइपर पैरामीटर्स को बदलने से भी मॉडल के प्रदर्शन पर काफी असर पड़ सकता है। समझ गए। तो डेटा वैज्ञानिक इन सभी चीजों के साथ प्रयोग करते हैं। हर बदलाव के बाद मॉडल को फिर से ट्रेन और वैलिडेट करते हैं और मूल्यांकन मैट्रिक्स को देखते हैं। और फिर सबसे अच्छा चुनते हैं। हाँ, लक्ष्य होता है कई पुनरावृत्तियों के बाद उस मॉडल और उन सेटिंग्स के संयोजन को चुनना जो किसी विशिष्ट समस्या के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करे और जिसके मूल्यांकन मैट्रिक्स स्वीकार्य हों। समझ गया। ये वाकई एक कला और विज्ञान का मिश्रण लगता है। सही फीचर्स चुनना, सही एल्गोरिदम चुनना और फिर उसे ठीक से ट्यून करना। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार निकालें तो हमने समझा कि रिग्रेशन मॉडल कैसे काम करते हैं। वे दिए गए फीचर्स के आधार पर संख्यात्मक मानों का अनुमान लगाना सीखते हैं। बिल्कुल। हमने ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया को परत दर परत देखा। डेटा को ट्रेनिंग और वैलिडेशन में विभाजित करने का महत्व, मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पर फिट करना, उसे अनदेखे वैलिडेशन डेटा पर परखना और मूल्यांकन करना। हाँ, और फिर एमएई, आरएमएसई और R² जैसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन मैट्रिक्स का उपयोग करके उसकी सटीकता और व्याख्यात्मक शक्ति का आकलन करना। आइसक्रीम बिक्री का उदाहरण इसे समझने में काफी मददगार रहा। और हमने यह भी समझा कि सर्वश्रेष्ठ मॉडल तक पहुंचना अक्सर एक पुनरावृत्ति वाली यात्रा क्यों होती है। एकदम सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बिंदु जोड़ना चाहूंगी। जरूर। स्रोत में हमने लीनियर रिग्रेशन का उदाहरण देखा, जो मानता है कि फीचर्स और लेबल के बीच एक सीधी रेखा का संबंध है। हाँ, f(x) = x50। हाँ, लेकिन वास्तविक दुनिया की कई समस्याएं इससे कहीं ज्यादा जटिल होती हैं। क्या होगा अगर तापमान बढ़ने से बिक्री एक बिंदु तक तो बढ़े, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी होने पर लोग बाहर निकलना बंद कर दें और बिक्री फिर से घटने लगे? अरे हाँ, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ सीधी रेखा काम नहीं करेगी। ऐसी स्थितियों में हमें ऐसे मॉडल्स की जरूरत पड़ती है जो ऐसे जटिल, गैर रेखीय यानी नॉन लीनियर पैटर्न को पकड़ सकें। तो मॉडल और जटिल हो जाते हैं। हाँ, और दूसरा विचार इस पर है कि किसी खास प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मूल्यांकन मैट्रिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब एमएई, आरएमएसई, R2 में से कौन सा? हाँ, मान लीजिए आप दवा की डोज का अनुमान लगाने वाला मॉडल बना रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि मॉडल औसतन सही डोज बताए, यानी अच्छा MARMS हो, लेकिन कभी-कभी बहुत ज्यादा या बहुत कम डोज बता दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खतरनाक हो सकता है। सही कहा।
ऐसी स्थिति में शायद आप उस मॉडल को प्राथमिकता देंगे जिसकी कोई भी एक गलती बहुत बड़ी ना हो, भले ही उसकी औसत गलती थोड़ी ज्यादा हो। मतलब शायद आप आरएमएस पर ज्यादा ध्यान देंगे या किसी और तरीके से बड़ी गलतियों को पेनलाइज करेंगे। अच्छा। यानी मेट्रिक का चुनाव समस्या के संदर्भ और गलतियों के परिणामों पर बहुत निर्भर करता है। सिर्फ एक नंबर देखकर फैसला नहीं ले सकते। ये वाकई सोचने वाली बातें हैं कि मॉडल की जटिलता और मूल्यांकन का पैमाना दोनों ही समस्या के हिसाब से चुनने होते हैं। इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।